हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में क्लास 9 से 12 तक की पूरी सब्जेक्टों की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो जुड़ना ना भूलें स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल से। आज हम पढ़ाने वाले हैं जो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं डिफरेंट यानी अंतर, वो अंतर आज हम पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, यानी आपके पढ़ने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंट ये पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्या है, ये क्वेश्चन है, यानी हर हाल में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। किसमें? परागण तथा निषेचन में अंतर लिखिए। तो एक तरफ हम डालेंगे परागण और एक तरफ डालेंगे क्या, निषेचन। क्या डालेंगे? एक तरफ डालेंगे परागण और दूसरी तरफ डालेंगे निषेचन। तो क्या है परागण में, जैसे परागण क्या होता है, परागकोश से पराग कण उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी परागण वो है जो उसी प्रजाति के पुष्प यानी सेम प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे, उसे क्या कहते हैं, परागण। और निषेचन क्या कहते हैं, अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी जब नर युग्मक और अंड कोशिका का संलयन यानी मिलन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। जबकि परागण क्या है, उस वर्तिकाग्र तक पहुंचना, उसी प्रजाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इसके फलस्वरूप पराग स्त्रीकेसर अंतःक्रिया होती है। यानी परागण में क्या होता है, इसके फलस्वरूप पराग स्त्रीकेसर अंतःक्रिया होती है। और निषेचन में क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या, युग्मनज बनता है। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तीसरे में क्या है, यह निषेचन पूर्व घटना है। यानी परागण क्या है, निषेचन के पहले की घटना है। और निषेचन क्या होता है, निषेचन यह स्वयं निषेचन है। यानी निषेचन क्या होता है, स्वयं निषेचन। और जो परागण है ये निषेचन के पहले होने वाली घटनाएं उनको कहते हैं। जब परागण यानी परागण कोश से उसी परागकण यानी उसी पराग के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। और यह निषेचन क्या है, यह स्वयं एक निषेचन है। जब उसका मिलन होता है अंड कोशिका और नर युग्मक का संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। और चौथा क्या है, वायु जल कीट पक्षी आदि इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आप जानते हैं जो कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिनके यानी पराग कणों को उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए ये सब सहायक होते हैं। जैसे जल में हाइड्रिला, कुछ जैसे चमगादड़ हो गए, पक्षी हो गए, भंवरे होते हैं ना, आप भंवरे भी जानते हैं, वो भी पराग कोशिकाओं यानी परागकण को उसी पुष्प के प्रजाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इसमें सहायता की आवश्यकता होती है। निषेचन हेतु युग्मक स्थानांतरण पराग नलिका करती है। यानी जब परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है तो निषेचन क्या होता है, निषेचन हेतु युग्मक स्थानांतरण पराग नलिका करती है। यानी उसमें पराग नलिका स्थानांतरण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। यानी भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। क्या, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। तो हम चलिए इसके अंतर देखते हैं। एक तरफ डालेंगे भ्रूणकोश, क्या डालेंगे, एक तरफ भ्रूणकोश, एक तरफ भ्रूणकोश डालेंगे और एक तरफ क्या डालेंगे, भ्रूणपोष। तो भ्रूणकोश की तरफ पहले पढ़ेंगे, यह आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट है। यह क्रियाशील गुरुबीजाणु मेगा स्पोर से बनता है। क्या क्या बनता है, भ्रूणकोश। और इसमें पढ़ेंगे भ्रूणपोष की तरफ, यह आवृतबीजी पौधे में त्रिवेंद्रम ट्रिपल फ्यूजन से निर्मित होने वाला भ्रूणपोष केंद्र से विकसित होता है। भ्रूणकोश के दूसरे नंबर पढ़ेंगे,
यह जनन इकाई मादा युग्मक को आश्रय देता है। भ्रूणकोश किसको आश्रय देता है? मादा युग्मक को आश्रय देता है। और भ्रूणपोष यह पोषक ऊतक, यानी भ्रूणपोष का मतलब जो किसी चीज का पोषण करे उसी को हम पोष कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण के विकास के समय, अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। यानी पोष है तो वो पोषण ही प्रदान करेगा। इसका तीसरा पढ़ेंगे भ्रूणकोश का, यह अगुणित हैप्लॉइड गुणसूत्र वाली संरचना है। यानी भ्रूणकोश कैसी है? अगुणित। अगुणित मतलब उसमें नहीं है कोई, और यह आवृत, यानी भ्रूणकोश क्या है? यह त्रिगुणित है, ट्रिप्लॉइड है। यह क्या है भ्रूणकोश? यह आवृत बीजों में त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, या प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर बताइए। तो हम एक तरफ क्या डालेंगे? प्रभाविता, और एक तरफ क्या डालेंगे? अप्रभाविता। यानी एक तरफ डालेंगे प्रभाविता, एक तरफ डालेंगे अप्रभाविता। तो क्या लिखेंगे प्रभाविता की तरफ? वह लक्षण या विभेद या एलील जो विषम युग्मजी की अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं, प्रभावी विभेदक या घटना प्रभाविता कहलाती है। इसका कहने का मतलब है जो युग्मक विषम युग्मजी होने की अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं और वो प्रभावी विभेदक यानी अलग दिखाई देते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रभाविता। और अप्रभाविता में क्या है? वह विभेदक या एलील जो विषम युग्मी अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते, उन्हें अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। जब आप पढ़ेंगे मेंडल के नियम तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है प्रभाविता अप्रभाविता का नियम। यानी जो अपने आप को प्रभावी साबित कर दे वो प्रभाविता है, जो अपने आप को प्रभावी ना साबित कर सके, किसी और के लक्षण की भांति हो जाए, वो अप्रभावी होता है। तो इसके तरफ प्रभाविता की तरफ पढ़ेंगे। इसका कारण इसके एलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है। यानी क्या है? इसके कारण इसके एलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है। और अप्रभाविता में क्या होता है? एलील में हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है, जो एंजाइम बनता ही नहीं है। जब एंजाइम बनेगा ही नहीं तो उसमें क्या होगा? वो उसी के समान दिखेगा जो ज्यादा प्रभावी होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। किसमें? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं इसके अंतर। पहला डालेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या डालेंगे? एक तरफ न्यूक्लियोसाइड और एक तरफ डालेंगे न्यूक्लियोटाइड। सेम इसी तरह आपको करना है, एक तरफ न्यूक्लियोसाइड एक तरफ न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें अंतर हम बताएंगे क्या क्या अंतर है। जैसे पहला में इसमें क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोसाइड की तरफ यह नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोज शर्करा से एन ग्लाइकोसिडिक बंध के अणुओं के संयोजन से बनता है। यानी किसके संयोजन से बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध के। और यह किसके संयोग से बनता है? न्यूक्लियोटाइड। यह न्यूक्लियोटाइड से 5 फास्फोरेटर बंध द्वारा फास्फेट अणुओं के संयोजन से बनता है। यह किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध से, और न्यूक्लियोटाइड बनता है फास्फेस्टर यानी फास्फेट के अणुओं के संयोजन से बनता है। न्यूक्लियोसाइड में लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड क्षारीय प्रभाव के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रभाव के होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड अम्लीय स्वभाव के होते हैं। यानी क्षारीय अम्लीय तो आप जानते होंगे, क्या? क्षारीय अम्लीय वही है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? अम्लीय स्वभाव का है, और क्या है? न्यूक्लियोसाइड यह क्षारीय स्वभाव का। आप अम्लीय और क्षारीय इस माध्यम से समझ सकते हैं। अगर 7 से कम पीएच मान है तो क्या है? अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो वह होगा क्षारीय। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड के घटक है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड यह न्यूक्लियोटाइड के घटक है। और इसमें लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड की तरफ यह न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जावाहक तथा एंजाइम सह एंजाइम के घटक है। किसके? सह एंजाइम के घटक हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। अगर इसमें अंतर में नहीं आएगा तो पूछ ही लेगा कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। तो आप पहले इसके अंतर पढ़ें।
लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी डीएनए में क्या होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं ऐसे ऐसे करके, यानी कैसे होते हैं, इसमें दो न्यूक्लियोपॉलीटाइड, मतलब ऐसे ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके ये होता है ना, ये क्या है, हमारा डीएनए है, क्या है, डीएनए। और क्या है, आरएनए की तरफ से क्या लिखेंगे, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होता है। आरएनए कैसा होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, मतलब ऐसा होता है, ऐसा सिंगल होता है। और हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल होता है, ऐसे करके। आपने बनाया भी होगा, चित्र में पूछा भी जाता है, इसका चित्र भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर ना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बनवाऊंगा इसमें। फिर लिखेंगे डीएनए की तरफ से, डीएनए क्या है, पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। क्या, आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। डीएनए की तरफ लिखेंगे, इसमें पिरामिडीन बेस थाइमीन पाया जाता है, जबकि इसमें थाइमीन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। डीएनए क्या होता है, शर्करा डीऑक्सोराइबोस, यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। कभी कभी सिंगल यानी जो होते हैं ना बहुविकल्पी, उसमें भी पूछ लिया जाता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और आरएनए में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, राइबोस शर्करा, यानी राइबोस शर्करा। डीएनए क्या होता है, यह अधिक स्थायी होता है। डीएनए क्या होता है, यह अधिक स्थायी होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। आरएनए जो होता है हमारा, वो अपेक्षाकृत जो होता है वो कम स्थायी होता है। इसमें 5वें नंबर में डीएनए की तरफ पढ़ेंगे। यह कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन रखता है। यह सभी कोशिकीय जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या अनुवांशिक पदार्थ होता है, हमारा डीएनए यानी समस्त जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए क्या होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यह अनुवांशिक नहीं होता, यानी आरएनए अनुवांशिक नहीं होता, परंतु कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका 6वां नंबर पढ़ेंगे, डीएनए की तरफ से मुख्यतः केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है, यानी मुख्यतः केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। सूक्ष्म मात्रा में हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्या, डीएनए। जबकि आरएनए क्या होता है, संपूर्ण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, संपूर्ण कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, स्वयं द्विगुणित होता है। मैंने बता भी चुके हैं हम कि डीएनए क्या होता है, द्विगुणित। कैसा होता है, ऐसा होता है डीएनए, ऐसा, यानी यह क्या होता है, द्विगुणित, द्विगुणित होता है। और आरएनए आपका क्या होता है, यह अनुलेखन यानी सिंगल होता है। आरएनए हमारा क्या होता है, सिंगल होता है, ऐसे करके होता है, यानी आरएनए हमारा सिंगल होता है। डीएनए से अनुलेखन, रेप्लिकेशन, व्यापार बनता है, यानी आरएनए क्या बनता है, यानी सिंगल होता है। जबकि अपवाद भी है इनके, हर चीज का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। जैसे डीएनए के अपवाद में हम पढ़ेंगे 174 कॉलीफेज वायरस, S13E1 कॉलीफेज वायरस में डीएनए क्या होता है, एक सूत्री। एक सूत्री का मतलब ऐसे आरएनए की तरह होता है, एक सूत्र में। जबकि आरएनए की तरफ पढ़ेंगे क्या, इसके भी अपवाद पढ़ेंगे। रियो वायरस, वाउंड, टुमोर वायरस में आरएनए में दो श्रृंखलाएं से बना होता है, या आनुवांशिक होता है, यानी यह क्या होता है, जैसे रियो वायरस में यह दो श्रृंखलाओं का बना होता है, ऐसे करके। चलिए पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या पढ़ेंगे, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पढ़ेंगे, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा पढ़ेंगे। तो डालेंगे हेडिंग सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक तरफ डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, एक तरफ डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या डालेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, जब व्यक्ति के शरीर में अपनी कोशिकाओं से, यानी अपनी कोशिकाएं जो है रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है, तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी जो कोशिकाएं मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं वो रोगाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, तो ऐसी
प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की तरफ पढ़ेंगे जब शरीर की रक्षा के लिए अन्य जीव के शरीर से बने प्रतिरक्षी सीधे शरीर में क्या इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, यानी डाल दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जैसे हम रेबीज का टीका लगवाते हैं, टिटनेस का टीका लगवाते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि 6 या 7 महीने का होगा। जबकि जब सक्रिय प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में उपार्जित होती है वो क्या होती है? जीवन पर्यंत चलती है। तो इसमें आगे पढ़ेंगे यह प्रतिरक्षा धीमी गति से होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है, क्योंकि कोशिकाएं क्या है? धीरे धीरे बनाती हैं। और ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? ये तुरंत प्रभाव दिखाती। कारण क्या है? क्योंकि वो इंजेक्ट कर दिया गया, पूरा बनाया प्रतिरक्षा इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या तुरंत प्रभाव दिखाता है। जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या धीरे धीरे शरीर की कोशिकाएं बनाती हैं, तो लेट उसका प्रभाव दिखाई देगा। जब लेट बनेगा पूरा प्रतिरक्षी तो लेट ही तो दिखाई देगा। और निष्क्रिय में क्या होता है? हम इंजेक्ट कर देते हैं, पूरा बनाया, तो वह क्या होता है? तुरंत काम करना शुरू कर देता है। यह पूरे जीवन कार्य करती। कौन से पूरे जीवन कार्य करती? हमारी सक्रिय प्रतिरक्षा। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुछ समय के लिए होती है, जैसे टिटनेस का बताया, कोई कहता है 3 महीने, कोई कहता है डॉक्टर 6 महीने इसकी असर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा वो जीवन भर, अगर एक बार बन गया तो जीवन भर रहेगा। जैसे किसी को चेचक अच्छी तरह से हो जाता है तो क्या होता है? जब चेचक अच्छी तरह से हो जाएगा तो दोबारा उसको चेचक नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति वो जीवन भर प्रतिरक्षा करता रहेगा। इसके उदाहरण में लिखेंगे निष्क्रिय में मानव में टिटनेस, रेबीज आदि रोगों में टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा है। मैंने बताया ना, टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। और सक्रिय प्रतिरक्षा क्या? मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा जो स्वयं से विकसित हो। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। यह तो आपको आना ही चाहिए। क्या? शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। इसमें पहले हेडिंग डालेंगे शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, इसमें अंतर क्या है? इसमें गलत टाइप होगा, हुआ नहीं होना चाहिए। ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता में अंतर होना चाहिए। तो एक तरफ डालेंगे शीत निष्क्रियता, क्या डालेंगे? शीत निष्क्रियता। एक तरफ डालेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता। यह जीवों की लंबी शीत निद्रा क्या है? यह जीवों की लंबी शीत निद्रा है। यह ग्रीष्म निष्क्रियता की तरफ क्या होगा? यह जीवों की लंबी ग्रीष्म निद्रा है। यह जीवों की क्या है? लंबी ग्रीष्म निद्रा है। जैसे आप छिपकली देखते हैं कि नहीं? छिपकली वो क्या होता है? वो ठंडी के दिनों में किसी न किसी दर्रे में जाके छुप जाती है। किस लिए? अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए वह एक निद्रा में चली जाती है, और जब गर्मी होती है तो पुनः निकल आती है। तो इसी तरह कुछ जीव हैं जो गर्मी से बचाव के लिए अपने आप को ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, यानी ग्रीष्म काल में अपनी निद्रा में चले जाते हैं, और जब ठंडी आती है तो पुनः आ जाते हैं। शीत निष्क्रियता तापमान से बचाव हेतु कम समय में पलायन, यानी शीत निष्क्रियता क्या है? तापमान से बचाव हेतु कम समय में पलायन। जबकि ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है? यह बहुत अधिक ताप शुष्कता से बचाव हेतु समय से पलायन है। क्या है? समय से पलायन है। चलिए इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा नंबर इसमें क्या लिखा गया है? इस प्रसुप्तावस्था में उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती। उपापचयी क्रियाएं यानी पेट में जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं, वो क्या होती? क्रियाएं मंद हो जाती। इस प्रसुप्तावस्था में उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती हैं, जैसे मेढक, छिपकली, कुछ स्तनधारी जैसे ध्रुवी, भालू। जैसे मैंने छिपकली का उदाहरण आपको पहले ही बताया है। क्या है? यह मंद हो जाती है इनकी उपापचयी क्रियाएं, और इसमें इस प्रसुप्तावस्था में उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती है, जैसे उभयचय, मेढक, ये ग्रीष्म निष्क्रियता में भी आते हैं। चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या? टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। इसी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में आपको क्या मिलेगा? इसकी PDF मिलेगी। आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।